जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सीरीज के तहत हमने पिछले कुछ क्लासों में उपन्यास विधा पर चर्चा की और पिछले 4 घंटे लगभग लगे हैं और उसमें आपका जितना भी उपन्यास पे बच्चन जी ने चर्चा किया है उनको अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि कुछ भी छूटे ना, और क्वेश्चन के साथ हमने वो जो है कंप्लीट करा दिया है क्लास। और हिंदी और प्राइड करके जो है, ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हिंदी और प्राइड इसी लोगों के साथ प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, और अगर आप प्रॉपर क्लास लेना चाहते हैं तो पेड बैच में इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इनके जो पीडीएफ वगैरह और सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, पिछले कुछ क्लासों में हमने जो उपन्यास था वो लगभग इनका खत्म करा दिया गद्य विधा में। उसी क्रम में बच्चन जी ने जो कहानी पर उनकी जो भाव अभिव्यक्ति है, जो विचार हैं, जो प्रमुख रचना और रचनाकार है, तो उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको पिछले क्लास में ये हुआ कि हमने चौथे क्लास में आपको पीवाईक्यू दिखाया था, लेकिन इसी से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं इन्हीं कहानी वाले चैप्टर से, उसे हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ताकि जब आप क्लास में कहानी को पढ़ें तो इस चीज़ को आप कोरिलेट कर पाए कि कुछ इस प्रकार से प्रामाणिक किताबों से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये इसी में से जो कहानी है बच्चन जी का, इन्हीं में से क्वेश्चन बनाया गया है। अब क्वेश्चन में ये है, पहला क्वेश्चन जैसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी कहानी में आधुनिकता बोध का पुरस्कार कर्ता निम्नलिखित में से किसे माना गया है तथा प्रमाण स्वरूप किन कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। तो आधुनिकता बोध की जो बात की गई है उसके पुरस्कारकर्ता के तौर पे देखें तो इसमें यानी बच्चन जी ने जो है अपनी जो कहानी वाले विधा में जिक्र किया वो किसको किया है। अज्ञे की कहानी, गैंग्रीन या पठार का धीरज, भुवनेश्वर का सूर्य पूजा या भेड़िए को, ये यशपाल का जो कहानी है तर का तूफान अभिशप्त, इलाचंद जोशी का रोमांटिक छाया या आहुति। अब इनमें आपको देखिए ये पता चल रहा है कि जब आधुनिकता बोध बच्चन जी की किताब को पढ़ेंगे तो उनमें उन्होंने आधुनिकता बोध के पुरस्कारकर्ता के तौर पे किस कहानी और कहानीकार को माना है। हमें ये पढ़ते हुए देखना, ये नहीं देखना है कि अच्छा ये पहले हैं दूसरे हैं, जो एक रट्टाफिकेशन वाला होता है। जब हम प्रमाणिक किताबें पढ़ते हैं तो वो व्यक्ति जो है किसको मान रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में मान रहा है, क्योंकि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कोई भी जैसे डॉक्टर नगीन के साहित्य के इतिहास से या बच्चन जी के या शुक्ल जी के साहित्य के इतिहास से, तो उनकी जो भी सेक्शन को उठाते 3-4 वहां से क्रमशः जो पंक्तियां उठा लिया जाता ज्यों का त्यों, आपको उसके अनुसार आंसर करना होता। तो यहाँ पे इन्होंने किसको माना है, भुवनेश्वर की सूर्य पूजा और भेड़ियों को आधुनिकता बोध के पुरस्कारकर्ता के तौर पे माना है। अभी हम पढ़ेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने भुवनेश्वर के सूर्य पूजा और भेड़ियों को क्यों माना है आधुनिकता बोध की कहानी के तौर पर। कलाकार निरा व्यक्ति नहीं सामाजिक भी है। व्यक्ति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के अलावा कलाकार का कला के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। यानी कह रहे हैं कि देखो, कलाकार जो होता है वो निरा व्यक्ति नहीं सामाजिक भी होता है। व्यक्ति और समाज के प्रति जो है उत्तरदायित्व के अलावा जो कलाकार है उसका कला के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। ये जो प्रसिद्ध कथन शरणार्थी की भूमिका में किस कहानीकार ने लिखा है, तो दो, एक तो शरणार्थी जो कहानी वो किसकी है, दूसरी चीज ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चन जी ने प्रयोग में लिया है वो शरणार्थी की भूमिका से लिया है। तो शरणार्थी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का, और कलाकार निरा व्यक्ति नहीं सामाजिक भी। ये आपको आज पता चला कि शरणार्थी की भूमिका से लिया गया और बच्चन जी की कहानी वाले सेगमेंट में इस उद्धरण का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से अगर देखें तो पूछा गया है कि हिंदी कहानी के विकास के संदर्भ में आलोचनात्मक ग्रंथ के अनुसार प्रेमचंद की सामाजिकता, दूसरी चीज जैनिंद की व्यक्तिकता। हिंदी कहानी के विकास के संदर्भ में आलोचनात्मक ग्रंथ के अनुसार जो प्रेमचंद जी है उनकी सामाजिकता और जैनेन्द्र की क्या है, व्यक्तिकता। इनका क्रमशः किन कहानीकारों में आगे विकास हुआ है, यानी ये चीजें आपको, जो प्रेम की सामाजिकता है और जैनेन्द्र की जो व्यक्तिकता है वो आगे की कह रहे हैं कि किन कहानीकारों में इसी का विकास देखने को मिलता है। तो यशपाल में तथा अज्ञेय एवं इलाचंद जोशी में ये बच्चन जी मान रहे हैं कि जो चीज हमें प्रेमचंद की सामाजिकता और जैनेन्द्र की व्यक्तिकता है वो आगे चल के
यशपाल में देखने को मिलता है कहानीकार के तौर पे जब बढ़ते हैं। अज्ञे और इलाचन जोशी में वही जैनेन्द्र वाला जो है व्यक्तित्व वो देखने को मिलता है। कहानी की रूढ़ संस्कारों पर प्रहार करने के लिए पाठकों को शॉक ट्रीटमेंट देने की रचनात्मक शैली जो है वो किस कहानीकार की विशिष्टता है। यह कहानी के रूढ़ संस्कार है, उन पर प्रहार करने के लिए पाठकों को शॉक ट्रीटमेंट देने की रचनात्मक शैली किस कहानीकार की विशिष्टता है। हीराचंद जोशी, उपेंद्र नाथ तस्क, यशपाल, दूधनाथ सिंह। तो ये देखिए शॉक ट्रीटमेंट यशपाल। अब जब अभी आप पढ़ेंगे ना तो अब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से प्रश्न प्रमाणित किताबों से पूछे जाते हैं। ये आप बच्चन जी की कहानी वाले ही सेगमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन है कि छठे दशक यानी 1956 से 57 की कहानियों को नई कहानी नाम देने का प्रथम श्रेय किस समीक्षक या आलोचक को दिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र है, शुक्ल है, डॉक्टर नामवर है, रामविलास। तो छठे दशक में 56 से 57 की कहानियों को नई कहानी नाम देने का प्रथम श्रेय किस समीक्षक या आलोचक को दिया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो किसे नई कहानी का नाम देने का प्रथम श्रेय किस समीक्षक या आलोचक को दिया जाता है छठे दशक की कहानी में। डॉक्टर नामवर सिंह। शिव प्रसाद सिंह की किस प्रसिद्ध कहानी में पारिवारिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों की जटिलता के बीच दीवार का टूट टूट कर फिर बनना उसे अन्य कहानियों से अलग और विशिष्ट बनाता है। शिव प्रसाद सिंह की किस प्रसिद्ध कहानी में ये चीज है। विंदा महाराज, खैरा पीपल कभी ना डोले, वशीकरण, कर्मनाशा की हार। पारिवारिक अंतर्वैयक्तिक संबंधों की जटिलता के बीच दीवार का टूट टूट कर फिर बनना, ये कौन सी इनकी कहानी है। खैरा पीपल कभी न डोले। वे आदिम रसगंधों के कथाकार हैं। वे आदिम रसगंधों के कथाकार। ये कथन रोमांटिक यथार्थ की किस चटकीले और आत्मीय रंग के कहानीकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी। तो ये आदिम रसगंधों के कथाकार हैं। ये कथन रोमांटिक यथार्थ की किस चटकीले और आत्मीय रंग के कहानीकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु। वर्ष 1947 के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई सांप्रदायिक विभेद का घृणा और मानसिक दुराव को मलबे के माध्यम वैसीपन के चरम परिणति के रूप में दिखाने वाली कहानी मलबे का माली। इसके रचनाकार कौन है। अज्ञेय, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ तस्क। तो मोहन राकेश के मलबे का माली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये 1947 के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई सांप्रदायिक विभेद की उसमें निकला था ये कहानी। किस कहानीकार को चक्र के भीतर चक्र, व्हील विद इन व्हील का कहानीकार कहा गया है, जिसने निर्वैयक्तिकता पर जोर देते हुए एक दुनिया समानांतर की रचना की और जिसकी कहानी जहां लक्ष्मी कैद है में सिल्फ यानी रेहेट्रिक अपने चरमोत्कर्ष पर है। तो किस कहानीकार को चक्र के भीतर चक्र का कहानीकार कहा गया है, जिसने निर्वैयक्तिकता पर एक दुनिया समानांतर की। अब एक दुनिया समानांतर की जिसकी कहानी जहां लक्ष्मी कैद में ये चीजें देखने को मिलती है। तो एक दुनिया समानांतर यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है और इसको मैंने चैनल पे कराया है। बहुत सारी एक दुनिया समानांतर कहानियों में यथार्थवादी कहानियां संकलित है। तो ये जो पूछा गया ये है राजेंद्र यादव की कहानी एक दुनिया समानांतर। इसकी सारी कहानियों को मैंने कराया है चैनल पे। कमलेश्वर की उस सशक्त कहानी का नाम आपको बताना है जिसमें महानगरीय बोध, अकेलापन, बेगानगी की ट्रेजेडी के साथ साथ उभरते हुए अपनेपन का भी मूल्य संकेत मिलता है। राजा निर्बंसिया, नीली झील, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया। अभी देखिए कमलेश्वर की एक तो आपको पता चली चारों कहानी है। राजा निर्बंसिया भी है, नीली झील भी, खोई हुई दिशाएं भी, मांस का दरिया भी है। लेकिन इनमें से आपको देखिए क्वेश्चन ये है कि महानगरीय बोध, अकेलेपन और बेगानगी की जो ट्रेजेडी है उसमें भी अपनापन जो दिख रहा है वो किसमें आपको अपनापन दिखता है। खोई हुई दिशाएं में। तो अभी हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। क्वेश्चन हमने इसलिए आपको आज पहले दिखा दिया कि ताकि जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग में आए कि हाँ इस तरीके से कुछ जो है हमें कहानी वाले सेक्शन को पढ़ना है और क्वेश्चन इस तरह बनता है।
अब देखिए सबसे पहले ये कहानी के संबंध में कहते हैं कि देखो कविता हो या कहानी छायावादोत्तर काल की केंद्रीय विधा दोनों ही रही है, ऐसा बच्चन जी का कहना है। कविता और कहानी दोनों, इन दोनों को लेकर कहते हैं बहुत से साहित्यिक आंदोलन भी हुए कविता को लेकर कहानी को, लेकिन इनके संबंध में बहुत सी बहसें, गोष्ठी, पत्र पत्रिकाओं के विशेषांक निकले। इसका मुख्य कारण ये कि इन दोनों ने समकालीनता को गहरे अर्थ में रेखांकित, यानी कविता हो या कहानी दोनों ने गहरे अर्थ में प्रभावित किया, जीवन की जटिलताओं को समग्रता में रखा। अब नई कविता के वजन पर कहते हैं कहानी को भी नई कहानी कहा जाने लगा, और नई कहानी से अलग सचेतन बना सचेतन अकहानी, ये सभी का आंदोलन साथ छिड़ गया। और इस दौर में जब आप आते हैं कहानी के दौर में, तो दो प्रकार की विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं, एक प्रगतिवादी और व्यक्तिवादी। तो छायावाद उत्तर काल में कविता और कहानी केंद्रीय विधा रही है। ये शुरुआत में ही बच्चन जी अपने कहानी वाले सेगमेंट में कहते हैं कि दो चीजें आपको, कविता वर्सेस कहानी, दो केंद्रीय विधा रही है। लेकिन इतनी जटिलताएं थी, और कहानी के क्षेत्र में भी नई कविता के तर्ज पर नई कहानी, सचेतन अकहानी, ये सब आंदोलन छिड़े। और इस दौर के आरंभ में प्रगति व्यक्तिवादी, ये दो विशेषताएं बताते हैं कि देखो इसके दौर में अगर देखें तो एक प्रगतिवादी और व्यक्तिवादी, दो प्रकार की विशेषताएं आपको इस दौर में देखने को मिलता है। और इसी समय भुवनेश्वर द्वारा आधुनिकता बोध की प्रवृत्ति का परिवर्तन हुआ, जिसके प्रमाण उनकी कहानियां सूर्य पूजा और भेड़ी है। अब आपने देखा कि यही क्वेश्चन था कि इसमें देखिए बच्चन जी कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा कि आप सामान्यतः कोई भी उपन्यास पढ़ते हैं ना, तो उपन्यास एक पूरी जो परंपरा उपन्यास की, वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। जबकि आप जब ना इनकी किताब को पढ़ेंगे, तो इन्होंने उपन्यास विधा में भी देखिए प्रयोगवादी दृष्टि से चीजों को शुरू किया है, ये नहीं कि एकदम शुरुआत से शुरू किया है। अब कहानी में भी देखिए ये कुछ भी ऐसी बात नहीं करे कि एकदम शुरू से, ये सीधे इन्होंने कहा कि नई कविता पे तर्ज पे नई कहानी, सचेतन और कहानी की यात्रा हो, और दो प्रकार की विशेषताएं हो, प्रगतिवादी और व्यक्तिवादी। और इसी समय ये कह रहे हैं कि अगर आपको देखो तो भुवनेश्वर द्वारा आधुनिकता बोध की इस प्रवृत्ति का परिवर्तन, इनके द्वारा जो कहानियां हैं वो सूर्य पूजा और भेड़िया है। हो सकता है आप सूर्य पूजा और भेड़िया कहानी पे आपका ध्यान ऐसे सामान्य रूप से पढ़े ना जाए, लेकिन क्योंकि अब आपको पता है कि बच्चन जी ने इनको सबसे पहले उल्लेखित किया है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि सूर्य पूजा भेड़िए कहानी को प्रमाण में पेश करते हैं, लेकिन अब आगे वो बढ़ते हैं। कहते हैं सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा कि 36 में प्रगतिशील लेखक संघ ने साहित्य को एक निश्चयवादी और उद्देश्यपूर्ण दिशा दी है। और प्रेमचंद के साहित्य में प्रगतिवाद कभी हावी नहीं हुआ, किंतु सामाजिकता और प्रगतिशीलता से उनका गहरा लगाव था। जैनेन्द्र व्यक्ति को केंद्र में मानकर उनके मानस की छानबीन की ओर आगे बढ़ते हैं, और प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास यशपाल में हुआ, तो जैनेन्द्र की व्यक्तिगता का आगे इलाचन जोशी में। और ये स्थिति कहते हैं कब तक बनी रही, सन 1950 तक। यानी यहाँ पे कहते हैं कि देखो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ाव तो हुआ प्रेमचंद जी का, ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रयोगवादी दृष्टि से या प्रगतिवादी उन पे बहुत हावी हो गया, नहीं। लेकिन जो प्रेमचंद है उनका जुड़ाव समाज से तो था ही। दूसरी चीज, प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास कहते हैं किसमें हुआ, यशपाल में हुआ, जबकि जैनेन्द्र की व्यक्तिगता का अज्ञे और इलाचन जोशी में। तो हमने सॉरी, जो दूसरा क्वेश्चन बनाया उसमें यही था कि प्रेमचंद की सामाजिकता का विकास यशपाल में हुआ, जैनेन्द्र की व्यक्तिगता का विकास अज्ञे और इलाचन जोशी में दिखा। और ये कह रहे हैं कि यात्रा अनवरत सन 1950 तक चलता रहा। उसके बाद आंचलिक कहानी के माध्यम से स्वतंत्रता का उल्लास व्यक्त हुआ, किंतु 1962 के भारत चीन युद्ध ने 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, उसने क्या किया, अंततः मोहभंग, डी एल्यूजमेंट की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके बाद अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव से संतरास, अलगाव, बेगानेपन और ऊब से जुड़ी कहानियां लिखी गई। तो कहानियों के पीछे भी बता रहे हैं कि देखो ये सारी चीजें तो चल रही थी, लेकिन 1962 के जो भारत चीन युद्ध ने एक हमारी कहानियों के क्षेत्र में अगर देखें तो इसको नए तरफ मोड़ दिया। क्योंकि इसके बाद ना जब ये हुआ कि कभी भी युद्ध हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा जो है, जो पहला विश्व युद्ध होता है और दूसरा विश्व युद्ध होता है, 1919 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध, 1939 से 45 दूसरा विश्व युद्ध। उसके बाद बहुत लोग चिंतन मनन कर लेते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति क्षण भर में भी नाश कर सकता है, सब कुछ खत्म कर सकता है। उस समय हमारे बीच अस्तित्ववादी दर्शन जो है आता है, तो कहते हैं कि दिशा 1962 के बाद कहानियों में ये प्रभाव, यानी अस्तित्ववादी दर्शन, संतरास, अलगाव, बेगानेपन, ये चीजें दिखने लगी। उसके पीछे देखिए रीजन है, ऐसे नहीं आया, ये चीज है। इसके बाद कहते हैं कि 62 में चीन ये युद्ध हुआ, और फिर इसके बाद मार्क्स और फ्रायड,
इनके प्रभावों से आगे बढ़कर अस्तित्ववादी दर्शन ने मनुष्य के बुनियादी सवालों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। उस दर्शन के कारण हम नए यथार्थ को पहचानने की कोशिश करने लगे और इस तरीके से आधुनिकता का जो दृष्टिकोण छठे दशक में उत्पन्न हुआ था वो सातवें दशक में और भी विकसित हुआ। मूलचित परिवेश में संतरास, अलगाव, बेगानेपन, ऊब से संबंधित कहानियां लिखी गई। अब जैसा पहले कहा जा चुका है कि प्रारंभ में प्रगतिवादी विचारधारा प्रमुख होकर आई। यशपाल इस धारा के प्रतिनिधि लेखक हैं। अब यहाँ पे एक कहानीकार के तौर पे कहते हैं कि अब ये तो पता चल गया आपको कि अस्तित्ववादी दर्शन क्यों आया 1962 के बाद जो विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न हुई वो। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए अब ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जो प्रारंभ में नहीं शुरुआत में हम कहें कि देखिए प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से इनका उपन्यास भी शुरू होता है। तो यहाँ पे भी ये शुरू जब करते हैं तो प्रमुख कहानीकार और रचनाओं में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत किया है यशपाल को इस प्रगतिवादी धारा का पहला लेखक माना। यानी यशपाल ये तो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कथाकार है और बच्चन जी ने इनको सबसे पहले जगह दी है, ये बात जरूरी है, हमको ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कथाकार है जिन्होंने वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैनी व्यंग को अपनी कहानियों का आधार बनाया। इनकी रचना प्रक्रिया प्रेमचंद से मिलती जुलती और ये पाठकों के रूढ़ संस्कारों पर आघात करने के लिए शॉक ट्रीटमेंट का तरीका अपनाते हैं। याद हो आपको तीसरा क्वेश्चन आई थिंक शॉक ट्रीटमेंट के संबंध में था कि किसने प्रेमचंद से मिलती जुलती और किसकी ऐसी विचारधारा है कि पाठकों के रूढ़ रूढ़ संस्कार में जिस संस्कार में आप जकड़े हुए हैं उस पर कोई भी ऐसी चीज करें कि आघात कर दे, झटका दे दे। जैसे आपने उपन्यास इनका दादा कॉमरेड पढ़ा, पार्टी कॉमरेड हो, झूठा सच उपन्यास आप पढ़ लीजिए, दिव्या उपन्यास पढ़ लीजिए, तो कहते हैं कि जो पाठकगण पढ़ रहा है उसके रूढ़ बड़े बनाए जो परिपाटी उनको तोड़ने का काम, उन संस्कारों पर आघात करने का काम शॉक ट्रीटमेंट का तरीका कौन अपनाता है? तो बच्चन जी बताते हैं शॉक ट्रीटमेंट यशपाल अपनाते हैं। इनके प्रमुख कहानी संग्रह के तौर पे कौन कौन से हैं? ये कहानी संग्रह है, कहानी नहीं, कहानी संग्रह है पिजड़े की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, अभिषेक, तरका तूफान, भस्मावृत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, अपनी की माँ, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। ये कुछ कहानियों का ये नाम बताते हैं कि अगर ये देखा जाए तो ये जो कहानियां हैं वो किसकी कहानियां हैं? ये कहानी है यशपाल जी की। दूसरे यशपाल के रचना विधान पे बात करने के बाद कि किस तरीके से ये मतलब शॉक ट्रीटमेंट अपनाते हैं और सारी चीजें, तो ये चीजें हमें किसके में मिलता है? यशपाल में। अब दूसरा ये कहते हैं कि अज्ञेय जी को देखिए, दूसरे नंबर पे अज्ञेय को लेते हैं और कहते हैं अज्ञेय जो है मुख्यतः वो व्यक्ति का जो है, अज्ञेय मुख्यतः व्यक्ति का आत्म संघर्ष और व्यक्ति और परिवेश का संघर्ष चित्रित करते। तो दो चीजें हैं, एक हर एक इंसान का खुद का आत्म संघर्ष है, दूसरा उस व्यक्ति का परिवेश के साथ संघर्ष है। इनकी प्रारंभिक जो शुरुआती कहानियां अज्ञेय जी की है उनमें आपको स्वच्छंदतावाद दिखेगी, लेकिन आप जब गैंग्रीन और पठार का धीरज जैसी कहानियां देखेंगे तो वो नए यथार्थ पर आधारित है। यानी जहाँ एक तरफ शुरुआती दौर की कहानी में स्वच्छंदतावाद है, लेकिन गैंग्रीन और पठार का धीरज जैसी कहानियां नए यथार्थ पर बल देती हैं। इनके प्रमुख संग्रह विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी और ए तेरे प्रतिरूप, इन पे बात करते हैं। इसके बाद इलाचंद जोशी जी को लेते हैं और इलाचंद जोशी के संबंध में आगे बात करते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि अज्ञेय के संबंध में इन्होंने क्या क्या बातें की। अज्ञेय एक सजग कलाकार है, उन्होंने शरणार्थी की भूमिका में लिखा भी है। मेरा आग्रह रहा है कि लेखक अपना अनुभूत ही लिखे। तो देखिए शरणार्थी से भी हमने क्वेश्चन बनाया था, वहां पे अज्ञेय जी ने शरणार्थी की भूमिका में लिखा था कि मेरा आग्रह रहा है कि लेखक अपना अनुभूत ही लिखे, जो अनुभूत नहीं है कोरी सैद्धांतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर लिखना ऋणशोध हो सकता है, साहित्यिक नहीं। कलाकार निरा व्यक्ति नहीं सामाजिक भी है, व्यक्ति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के अलावा कलाकार का कला के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। किसी एक दायित्व को लेकर शेष कर्तव्यों की उपेक्षा करना पथभ्रांत होना ही है। ये शरणार्थी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने इसमें यानी अपनी भूमिका को, शरणार्थी की भूमिका को बच्चन जी ने कोट किया है। तो वस्तुतः इन्होंने कंक्लूजन यही निकाला कि कला के प्रति कलाकार का पहला दायित्व है, अन्यथा शेष दायित्वों का कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से अज्ञेय को कहते हैं कि ना, कहना नहीं होगा कि अज्ञेय ने ये कलाकार वाला जो दायित्व है इस दायित्व को बहुत दूर तक निभाने की कोशिश की। अब इसी क्रम में अगर देखें कि उन्होंने इतनी कोशिश की, जैनिन भी अपनी कहानियों की भाषा को रचनात्मक बनाते हैं, पर एक रोमानी भावुकता के कारण उनमें अभिजातीय संगठन और वर्चस्व अगर देखें तो नहीं दिखाई पड़ता। यानी बहुत हद तक
वो आगे कर रहे हैं, जन्मदिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं देख पा रही है। आगे की प्रारंभिक कहानी में स्वच्छंदवादी वृत्ति दिख रही है, लेकिन गैंग्रीन है, पठार का धीरज है। यहाँ भी कहानियों में आप देखें तो रोमांस से मुक्त नए यथार्थ पर आधारित है। शरारती में लेखक का सामाजिक प्रस्तुत होता है। व्यक्ति और कला के प्रति उपेक्षा हो जाने के कारण इसकी कहानियां ओढ़े हुए यथार्थ को ही आग पाती है। ऐसे और भी इनकी कहानियों की बात तो ये सारे विपथगा परंपरा कोठरी की बात, शरणार्थी, जैतून, ये तेरे प्रतिरूप, इन सब की बात करते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक, इनको कहते हैं कि ये जो इनकी कहानियां हैं वो मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री की कहानियों में पिरोने वाले विशिष्ट कहानीकार इलाचंद जोशी हैं। इनके संग्रह के बारे में अगर कहें तो रोमांटिक छाया, खंडहर की आत्माएं, डायरी की नीरज पृष्ठ, आहुति, होली और दिवाली, ये है इलाचंद जोशी की कहानी संग्रहों में। और इलाचंद जोशी एक तो कहे कि मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री को कहानी में पिरोने वाले, इस दृष्टि से भी ऐसे अकेले कहानीकार हैं, पर उनकी कहानी में किताबी सूरतें दिखाई पड़ती हैं, किताबी स्थितियां हैं, इसलिए उनकी कहानियां कहते हैं ना कि इलाचंद जोशी की नीरस है, असंवेदनीय, अपठनीय हो जाती है। ये देखिए इनके बारे में, इलाचंद जोशी के बारे में बच्चन जी का कि इस तरीके से डायरी के नीरज पृष्ठ नाम भी है, लेकिन कह रहे क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री की तरह कहानियों में उस चीज को पिरोते हैं ना, तो बड़ा बोझिल जैसा हो जाता है, वो असंवेदनीय प्रतीत होता, अपठनीय सा लगता है। लेकिन ये कहानी संग्रह जो हमने रोमांटिक छाया, खंडहर की आत्मा, ये सभी उनके प्रकाशित हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं उपेंद्र नाथ अस्क पे। और उपेंद्र नाथ अस्क के बारे में कहते हैं कि वैसे अस्क ने संख्या में काफी कहानियां लिखी हैं, यद्यपि ये 36 के पहले से ही, यानी अगर बात करें अस्क जी का तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि यद्यपि वो 36 के पहले से, यानी अस्क जी जो है ये 36 से पहले से लिखते आ रहे हैं और 36 के बाद से ही वे कहानी लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो एक विषय वैविध्य जो है, शिल्प, वो दोनों चीजों में, इनके विषय वस्तु में भी है, तो इनमें शिल्प और विषय दोनों में विविधता दिखती है ना। इनकी स्वस्थ सामाजिक कहानियों में डांची और कांगड़ा का तेली ये उल्लेखनीय है। तो 36 के पहले भी लिख रहे हैं, बाद में लिख रहे हैं, विषय वस्तु और शिल्प दोनों ही दृश्य से आगे हैं। मनोविश्लेषण, प्रतीक, सेक्स, इनके आधार पर इनकी लिखी गई जो कहानियों में फार्मूलाबद्धता दिखती है। इस तरह की कहानियों में गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ जो अपेक्षित होता है वो अस्क में है नहीं। कहानी की लंबे रचना काल में वो काफी भागदौड़ करते थे, इसलिए कभी इस धारा के साथ लगे, कभी उस धारा। तो अगर अस्क ने अपनी खुद की धारा बनाने की चेष्टा की होती, जैसे प्रेमचंद है, जैनेन्द्र है, अगेन है, तो कह रहे कि उन्होंने किया तो वे डाची, कांगड़ा का तेली जैसी स्वस्थ सामाजिक कहानियां लिख सकते थे, पर अपनी क्रियात्मक सामाजिक दृष्टि के कारण उन्हें समानता, कलात्मक परिपक्वता मिली है। इसके बाद विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के बारे में अन्य कहानीकारों में जिक्र करते हैं कि विष्णु प्रभाकर हैं, है ना। इनके अलावा विष्णु प्रभाकर हैं, कमल जोशी हैं। तो इनके बारे में कि जैसे विष्णु प्रभाकर है, कमल जोशी है, निर्गुण है, भैरव प्रसाद गुप्त है, अमृत राय है। ये कहते हैं कुछ और अन्य नई पीढ़ी के कहानीकार हैं, और उसमें भी ये कहते हैं कि जैसे विष्णु है, विष्णु प्रभाकर, अब कह रहे हैं कि विष्णु नए बनने के प्रयास में भी पुराने संस्कारों को छोड़ नहीं पाते, फिर भी धरती अब घूम रही है, संग्रह की ये कहानी नए बोध के निकट है, तो इनका धरती अब घूम रही है, ये इन्होंने जिक्र किया है इनकी कहानी का। कमल जोशी जो है, कमल जोशी की सिराजी और पत्थर की आंख, अपने समय में कहते हैं कि कमल जोशी का सिराजी और पत्थर की आंख भी बहुत मतलब प्रसिद्धि प्राप्त किया, और इधर नई कहानी लिखने के प्रयास में उन्हें असफलता मिली। निर्गुण अपनी कहानियों में, निर्गुण अपनी कहानियों में जो है निर्गुण अपनी कहानियों में लिजलिजी भावुकता का चित्र उड़ेते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत की कहानियाँ, यानी दो लोगों का और जी, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की अगर कहानी की बात करें तो मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई है। चंद्र किरण सोन रक्षा ने इस तरह की कुछ अच्छी कहानियां लिखी हैं। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण जो है, इनकी कुछ कहानियां थीम के अछूतेपन और पहने व्यंग के कारण स्मरण की जाएंगी, और जैसे रामलीला इसी तरह की कहानी है, उस पर वनफुल के विशेष प्रभाव को देखने को मिलता है। तो ये कुछ यहाँ पे जो प्रमुख कहानी और कहानीकार के तौर पे इन्होंने जिक्र किया है, इन सभी लोगों का जिक्र किया है। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, जो प्रमुख कहानीकार की रचनाएं हैं थोड़ा सा उसको एक बार देखते हैं कि कैसे याद किया जा सकता है, और कोशिश करेंगे इसको 2-3 लेक्चर में जो है आपको, क्योंकि वैसे 1-1 घंटा का हो जा रहा होगा तो बड़ा बोझिल सा आपको लग रहा होगा, तो वो समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो अभी हम लोग इस